मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम था, जिसकी वजह से मैं समय और अभाव में दोनों चीज मैनेज नहीं कर पा रहा था। आपको जैसा पता है कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ और फिर जॉब, पढ़ाई और यूट्यूब तीनों एक साथ नहीं मैनेज हो पा रहा था क्योंकि टाइम कम रहता है। तो मैंने कहा कि फोकस कर लेते हैं पहले केवल पढ़ाई पे ही कुछ दिन तक। इस वजह से मैं लगभग 6-7 महीने बाद आज आपके सामने हूँ यूट्यूब पे। तो सीजीएल का एग्जाम में बिजी थे, तो कैसा रहा आपका एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस? हाँ, ये कई लोग जानना चाहते हैं, मेरे भी इंस्टा पे और जो भी हमारे फेसबुक अकाउंट है और ये यूट्यूब पे भी कमेंट, वीडियो के कमेंट्स में बार बार आप लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है, सर आपका पेपर कैसा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा प्री था, प्री में मेरे स्कोर ठीक आ गए थे, 148 नंबर था। ठीक मैं नहीं कहूँगा, मतलब ठीक था, मेरे हिसाब से तो सही था, क्योंकि 148 नंबर थे मेरे उसमें प्री में। नॉर्मलाइज हो गए 151 हो गए थे वो। फिर उसके बाद से मेरा मेंस का एग्जाम के लिए मैंने ठीक से थोड़ा सा पढ़ाई करी थी इस बार, बहुत अच्छी। इस बार भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया मैंने, मतलब ठीक है। लास्ट टाइम में मैं एवरेज कह सकते हैं, 1-2 महीने मैंने करा मेहनत। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा एग्जाम कैसा गया। तो सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होता है तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट करा। रीजनिंग बहुत इजी आया था मेरा, 20 या 19 मिनट में रीजनिंग के सारे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए। तो आपने रीजनिंग से क्यों स्टार्ट किया, जबकि आमतौर पर लोग जो है, तो आपने, मेरा मानना ये है कि रीजनिंग से आप स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो आपको इजीली आ रहा होता है। तो अगर आप उसमें अच्छा कर जाते हो तो वो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और मैथ्स अगर स्टार्ट करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, अगर पहले ही मैथ्स अगर मान लीजिए टफ आ गया तो फिर वो रीजनिंग पे भी इफेक्ट डालेगा। तो ये मैं शुरू से ही, मेरा जब से मैं पेपर देता हूँ मेरा यही रहा है कि मैं रीजनिंग पहले करता हूँ, उसके बाद से मैथ्स करता हूँ। तो मैंने रीजनिंग किया, रीजनिंग मेरा 20 मिनट के अंदर सारा हो गया। रीजनिंग बिल्कुल ईजी आया था मेंस का। फिर मैं मैथ्स में शिफ्ट होता। मैथ्स के लिए मेरे पास पूरे 40 मिनट थे और 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैथ्स पहला क्वेश्चन मैंने देखा, देखने में सही लग रहा था, मैंने टाइम दिया, नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखा मैंने, वो भी बिल्कुल दिख रहा था कि हाँ ये चीज इसमें करना है, हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को भी मैंने देखा, तीसरा क्वेश्चन भी टाइम ले गया और मेरा नहीं हुआ। बस वहीं पे जो है मैं थोड़ा होपलेस हो गया। अब क्या था कि मैं जो आसान भी क्वेश्चन है उसमें भी कैलकुलेशन में फंसने लगा। हालांकि वो हो तो रहे थे लेकिन मैं फंसने लग गया, हर छोटी छोटी जगह फंसने। हाँ, टाइम टेकिंग हो गया वो, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में प्रेशर आ गया ना कि यार अब इस बार भी नहीं हो पाएगा मेरा, लग रहा है। ठीक है, करते 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 किसी तरह लास्ट में 4 मिनट बचे हुए थे और मेरे पास पूरे 8 क्वेश्चन बचे हुए थे। 22 क्वेश्चन नहीं, 21 क्वेश्चन कर गया था मैं। उन 4 मिनट के अंदर मैं बस 1 क्वेश्चन कर पाया। टोटल मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट है 22 क्वेश्चन। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार ये खराब हो गया, अभी भी हिम्मत नहीं हारना है। अगर मैं इंग्लिश और जीके में अच्छा कर गया तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं इंग्लिश करने बैठा। इंग्लिश काफी इजी आया था, हर बार 5 PQRS देते थे, इस बार PQRS था ही नहीं। तो इंग्लिश में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, एक फ्लो में मैं इंग्लिश कर गया। जीके में जब पहुंचा जीके करने, तो जीके के लिए मेरे पास पूरे 25 मिनट थे, 25 क्वेश्चन और 25 मिनट। उसको मैं करने बैठा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट होके आराम से इजीली आंसर आ रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन इसमें फंस भी रहे थे तो ये हो रहा था यार कि नहीं हो जाएगा ये भी, इसमें ये हो सकता है, ऐसे करके मेरे तुक्के भी कुछ लगे, वो लॉजिक वाले तुक्के लगे। तो बहुत अच्छा हो गया, 23 क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट हुआ। तो मेरा लगा कि ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ठीक है, हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि चलिए मैथ मेरा खराब हुआ है, मेरा इंग्लिश और जीके अच्छा हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि इंग्लिश और जीके सबका अच्छा हुआ है। फिर मैंने पेपर खत्म होने के बाद से, कंप्यूटर भी आसान था, कंप्यूटर भी हो गया इजीली। बगल वाले लड़के से पूछा भाई कितने हुए मैथ में अटेम्प्ट, तो उसने बताया 21 क्वेश्चन। उसके दूसरे से पूछा, वो कह रहा 23 क्वेश्चन। तो मैं समझ गया कि मैथ सबका खराब हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं खुश हो रहा था, चलो अच्छा है कि मेरा इंग्लिश और जीके अच्छा हो गया, तो मेरा हो सकता है आराम से इजीली हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि जीके कैसा हुआ, तो वो भी बताया मैंने 22 करे हैं, मैंने 20 करे हैं, मैंने 23 करे हैं। इंग्लिश सारा हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो पेपर सबका सेम हुआ है, इसमें मेरा तो फिर कोई रोल ही नहीं है, मैं तो एवरेज हो गया फिर। और कंपटीशन के लिए दोस्तों कभी भी एवरेज रह के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको टॉपर बनना होता है सिलेक्शन के लिए। यहाँ सीजीएल मेंस में मैं आपको बता दूं कि 71,000 लोग केवल थे इसमें मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 150 नंबर। और जो बंदा प्री में 150 ला रहा है वो नॉर्मल बंदा नहीं है, उसका एक लेवल है, ठीक है। उनके बीच कंपीट कर रहा मैं और फिर एवरेज ही रह गया मैं। तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि फिर मैंने बाद में यूट्यूब से वो मैच करा था जो जीके क्वेश्चन मैंने, तो उसमें मेरा 6 क्वेश्चन गलत हो गया, यानी 17 के आसपास मेरे सही होंगे उसमें जीके में।
तो अगर इंग्लिश में गलत ना हुआ हो ज़्यादा तो शायद कुछ हो सकता है। वैसे तो मैं बाहर ही हूँ, बाकी अब 2024 के लिए फिर करूँगा। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? अटेम्प्ट तो यार ये मेरा, मैंने 2017 में दिया था पहला अटेम्प्ट। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सातवां अटेम्प्ट था यार मेरा। ये काफी लंबा समय हो गया मुझे। बड़ा लंबा वक्त लग गया। हाँ, लंबा वक्त हो गया। रीजन इसका ये रहा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। एक्चुअली मेरा हुआ ये कि 2020 में मेरी जॉब लग गई थी। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस समय सेलेक्टेड हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं कार्यरत हूँ। तो जब जॉब लग गई मेरी, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया और 2019 का प्री मैंने ऐसे ही दिया था बिना पढ़े। प्री हो गया था। मेंस जो है मैंने देने गया, मैथ्स खराब हुआ तो मैं छोड़ के चला आया, इंग्लिश दिया भी नहीं। 2020 का भी प्री मेरा बिना पढ़े हो गया था, ऐसे गया मैं देने और उसका मेंस देने नहीं गया। तो बस यही रहा कि मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था मैं। 2021 के लिए मैंने सोचा कि यार चलो इसका करके थोड़ा सा देते हैं। तो मैंने जस्ट 1 महीने पहले, एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले लाइब्रेरी गया मैं और उसके बाद से प्री भी नहीं निकला मेरा 2021 वाला। तो लगा कि यार अब ऐसे काम नहीं चलने का, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 2022 के लिए मैंने सीरियसली थोड़ा सा पढ़ा। बस यही कि मेरा पूरे टाइम में कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। जब एग्जाम आता है तभी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और अब के जो मैं कंपटीशन बता दूँ आपको कंपटीशन का लेवल पहले की तरह नहीं रहा। अब सब के सब पढ़ रहे हैं और मेहनत जो है आप जितने भी कर रहे हैं, आप मान के चलिए आपसे 2 गुने 3 गुने मेहनत लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा जो वहां पे लोग, अब जब 150 नंबर सबके हैं तो सबका एक लेवल ही है। तो उन लोगों से मैंने बातचीत करा। मैंने एक लड़के से बोला कि यार मैं तो ऑफिस से आता हूँ, 5-6 घंटे में पढ़ देता हूँ कोशिश करके किसी तरह। वो बताया मैं 15 घंटे डेली पढ़ रहा पूरे साल भर से। उसने पूरी ब्लैक बुक रट लिया है, ठीक है। इंग्लिश में उसके 50 में 50 आते हैं हर एग्जाम में, और जस्ट उसकी एज थी 21-22 साल। तो ऐसे ऐसे लड़कों के साथ कंपटीशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें अपने आप को पीछे मानते हैं? मैं पीछे ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया ना। जब आप कई सारे एग्जाम निकाल लेते थे, मेरा एक फेज था 2018 में, जो भी एग्जाम दे रहा था सारे मेरे क्वालिफाई हो रहे थे। बस मैंने ये जब ज्वाइन कर लिया फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। आपको पता है कितना घूमा हूं मैं जॉब लगने के बाद से, ठीक है। कभी ये ट्रिप कभी वो ट्रिप, तो ये सारी चीजें रही, ठीक है। अगर कुछ पाना है आपको तो थोड़ी सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं। तो बस यही रहा। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपकी जॉब तो चल रही है, फिर ये एग्जाम वगैरह क्यों? देखिए, जॉब जब शुरू में लगा तो लगा कि बस यही है जो है, मजा आ रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि रुकने से कुछ नहीं होता, चलते रहने का नाम जिंदगी है, ठीक है। अगर आप कोई किसी पायदान पे पहुंच गया तो वहां रुके मत रहिए, कुछ आगे करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उससे बढ़िए। तो बस यही है। अगर मैं इसमें कर लेता हूं तो थोड़ी से मैं उस जगह पे पहुंच सकता हूं जहां पे पहुंचने के लिए मैं लगभग 15-20 साल की सर्विस के बाद पहुंचूंगा प्रमोशन के थ्रू। वहां मैं ये 2 साल की मेहनत से ही डायरेक्ट पहुंच सकता हूं। बस ये रीजन है पढ़ाई का। 22 का एग्जाम मैंने जब दिया तो प्री भी हुआ, मेंस में भी कुछ आइडिया था नहीं, पैटर्न नया था, तो उसमें भी जो है आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरा था, तो बाहर ही हुआ। 2023 के लिए तैयारी मैं कहूँगा ठीक थी। इस बार मैंने कोशिश करा था और इस बार मैं था श्योर कि हाँ हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो अब वही है, मैथ गड़बड़ हुआ है। अगर इंग्लिश बचा ले गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मीन्स 2024 के लिए। अच्छा, अपने दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूंगा मैं कि अगर लाइटली आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होने का। कंपटीशन मैंने देख लिया भाई, गजब लेवल है। वहां जो बंदे हैं जो एग्जाम देने आ रहे हैं, एक लड़के का 2021 के थ्रू सीजीएल उसको पोस्टिंग मिला है, ऑडिटर मिला उसको पोस्ट मुंबई में, वो ज्वाइन नहीं किया, उसने एक्सटेंशन लेकर के पढ़ाई कर रहा था 2023 के लिए वो। तो ऐसे ऐसे लड़के हैं वहां पर, ठीक है, नॉर्मल बंदे नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत ही करना है भाई, डरने की जरूरत नहीं है कि यार इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अगर आप ईमानदारी से लगे रहोगे और सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई करते रहोगे तो होगा। बस कंसिस्टेंसी मुझे समझ गया, मैं आ गया कि कंसिस्टेंसी अगर रहेगी आपकी किसी भी एग्जाम के लिए तो आप कर सकते हो। मेरा जो रीजन है इतना डिले होने का, बस यही रहा, मैं कंसिस्टेंसी मेरे अंदर नहीं रही है, ठीक है। और अभी मेरी पता नहीं, मैं फ्यूचर के लिए नहीं कह सकता, ये जो 2024 के लिए भी 5-6-7 महीने मुझे मिलेंगे, इसमें मैं क्या ही करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा इस बार कि मैं पूरे 6 महीने पढ़ाई कर सकूं। अभी हाल ही में आरओ और एपीएस के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या आपने भी भरा इस बारे में? अब एपीएस के तो मैंने फॉर्म भर दिए थे, लेकिन उसमें स्पेशल वो भी चाहिए आपका, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट हैंड चाहिए। तो शॉर्ट हैंड मुझे बिल्कुल नहीं आती,
तो मैं अगर शॉर्ट हैंड सीखने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि सीजीएल मेरा फिर खराब हो सकता है, तो मैं भटकूंगा नहीं। अब मेरा बस वही टारगेट है कि मैं अपने सीजीएल 2024 के लिए प्रिपेयर करूँ अच्छे से। आर तो ऑप्शन है आपके पास? आर के लिए मैं करूंगा। आर के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस वही जीके भी सारा पढ़ना रहेगा और हिंदी पढ़ना रहेगा, तो ठीक है। आर के लिए तो मैं करूंगा तैयारी। बाकी आपको पता ही है कि जॉब के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि अब साथ ही साथ अपना यूट्यूब पे नहीं डेली तो कम से कम संडे या मंथ में 1-2 वीडियो तो डाल ही दूँ, जिससे जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। भाई कहा जाता है कि हमेशा दूसरे के फेलियर से सीखना चाहिए, तो मेरे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ी की है। एग्जाम तो आपने भी एसएससी सीजीएल का दिया है, तो आपके हिसाब से लगभग सेफ स्कोर कितना होगा? सेफ स्कोर यार मुझे लग रहा है कि 320 के आसपास। नहीं, इस बार जो नंबर रहेंगे ना सबके उस लगभग सेम रहेंगे सबके, क्योंकि पेपर सबका एक जैसा हुआ है। जिसने मैथ्स में 30 या 28 कर लिया है, मुझे लग रहा है वो इस रेस में आ गया। बाकी जिसका पहले ही पीछे हो गया वो तो शायद ही कुछ हो सकता है। और मेरा तो वैसे भी नहीं होने का, क्योंकि जो मेरा 2800 ग्रेड पे के लिए मैं एलिजिबल अब नहीं रहा। मेरा ओवर एज हो चुका हूँ मैं 2800 ग्रेड पे के लिए, क्योंकि मेरी एज अब 28 हो चुकी है। वो 27 साल तक ही रहता है 2800 ग्रेड पे का। तो वैसे ही मुझे तो भाई उन्हीं 4200 और 4600 के तो नंबर अच्छे ही चाहिए मेरे लिए। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से कुछ अपने दर्शकों के लिए या जो भी एसएससी सीजीएल मेंस दिए मैं आप लोगों के लिए जो है जब भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं लेके आऊँ। कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं बताते रहा करूँ कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ से करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइम पे कुछ ना कुछ बताता रहूँ। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।